अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुहैब और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुनैद जमील साहब। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सर। इससे पहले हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ें, माइटी बूसा जो है वो ऑफिशियली सोल्ड हो चुकी है, तो सर बहुत बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो आपको नए बीस्ट के लिए। तो ये कौन सा मॉडल है और कौन सी बाइक है? ये कावासाकी निंजा H2 है। ये 2015 मॉडल है और 2018 इसकी इंपोर्ट है। ओके माशाल्लाह। सर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है फैट टायर के बाद फिर एकदम से सुपरचार्ज बाइक के ऊपर आना? फैट टायर एक अलग कैटेगरी है। फैट टायर तो बेसिकली एक क्रूज़ बाइक आपका बन जाता है। बिल्कुल। और ये तो फिर हाइपर स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी है। सुपरचार्ज इस वक्त तो मेरे ख्याल में इससे तेज़ कोई बाइक इस वक्त इसके मुकाबले में नहीं है। H2R से तेज़ कोई भी नहीं है। ये हमारे साथ इस वक्त H2 है। H2 है। छोटा भाई। सर इसके सबसे पहले तो इसके इंजन के बारे में मुझे बताइएगा कि इसका इंजन कितना सीसी होता है? बेसिकली कावासाकी निंजा H2 का इंजन 998 सीसी है, सुपरचार्ज 1000 सीसी मतलब 1000 सीसी राउंड ऑफ। अच्छा, ये 6 स्पीड होता है? ये 6 स्पीड। और सर इसमें आपने टॉप स्पीड कितनी अभी तक टच कर लिया? क्योंकि हम कराची वालों के पास ऐसा कोई ऐसा रोड नहीं है और सेफ्टी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, लेकिन मैंने पर्सनली इस पर 140 to 150 टच किया है। माशाल्लाह। बड़े ख़तरनाक रोड हैं कराची की, क्योंकि इस तरह के पैचेस मिलते नहीं हैं हम लोगों बिल्कुल को। है। तो इस तरह हम लोग इसका जो है वो 0 to 100 टेस्ट करते हैं और सर से पूछते हैं कि सर ने कितनी देर में अचीव किया है। सर 0 to 100 आपने कितनी देर में इसका? 0 to 100 इसका 2.5 सेकेंड्स में है। और आपने खुद ट्राई किया है? बिल्कुल ट्राई किया है। ओके। सर हायाबूसा के अंदर आपने माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना फैट टायर किट लगाई हुई थी। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल अपोजिट देखने को मिल रहा है। कंपनी से ही इसके अंदर सिंगल साइडेड स्विंग आता है। फैट टायर के बाद नॉर्मल टायर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिर हायाबूसा एक लार्ज एक जाइंट बाइक है, उसके बाद फिर उसको फैट टायर करना तो एक्स्ट्रा हो जाती है। उसके बाद फिर कावासाकी निंजा H2 एक कॉम्पैक्ट बाइक है। बेसिकली ये बाइक जो बना है ये स्पीड के लिए बना है। सुपरचार्ज इसका इंजन है और इतना कॉम्पैक्ट बाइक है कि आप इजीली इसको जो है वो चलाने में बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं। सर इसकी रियर टायर की प्रोफाइल, विड्थ और रिम साइज बताइएगा। इसका रियर टायर 190 50 R17 है। 17 इसका रैम है। ओके, बहुत ज़बरदस्त से ये स्टॉक ही रैम लगे हुए हैं? ये स्टॉक रैम है। सर इसमें आपने कुछ कस्टमाइज किया हुआ है या कुछ भी नहीं किया हुआ? ये इस वक्त बोन स्टॉक बाइक है। बिल्कुल स्टॉक बाइक जिस कैटेगरी में आता है ये बिल्कुल स्टॉक बाइक है। बेसिकली H2 के अंदर तीन मॉडल्स आते हैं। एक स्टॉक होता है जो बिल्कुल स्टॉक मॉडल होता है, वो H2 है स्टैंडर्ड। वो H2 स्टैंडर्ड कहलाता है। और जो इसमें दूसरा मॉडल आता है वो H2 कार्बन है। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ जो है वो उसकी बॉडी, उसकी फेयरिंग कार्बन फाइबर होती है। और तीसरा जो मॉडल इसमें H2R है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अंदर जो सुपर चार्जर लगा हुआ है वो बानिस्बत H2R के छोटा है, तो ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और सर इसके अंदर आगे से जो है वो एयर फ्लो के लिए एक कंपार्टमेंट ओपन, इसके अंदर एक वेंट दिया है और H2R के अंदर 2 वेंट्स है। बेसिकली ये बाइक 11,000 RPM पे 200 HP प्रोड्यूस करता है और इसके मुकाबले में H2R 11,000 RPM पे 300 HP प्रोड्यूस करता है। लेकिन H2 की ये बात है कि अगर आप इसको ट्यून किया जाए, इसका ECU फ्लैश किया जाए तो ये 320 HP तक चला जाता है H2। और
सर फ्यूचर में कुछ प्लान है आपका कि इसके अंदर आप कुछ अपग्रेड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, टायर्स या एग्जॉस्ट? हमने स्टोरी देखी थी, आपने एक जो है एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल किया हुआ था। तो अभी ये दोबारा से स्टॉक कंडीशन में नज़र आ रही है। एससी प्रोजेक्ट का इसमें सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाउड था और उसकी वजह से हमने उसको रिमूव करके फ़िलहाल इसमें स्टॉक लगाया है। आगे इंशाल्लाह इसमें और मज़ीद जो है वो अपग्रेड्स करेंगे, वो आपके लिए सरप्राइज़ हैं, फिर आगे आते जाएंगे। चलो इंशाल्लाह। और सर मैं जानना चाहूँगा कि इसमें हम क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बाइक जब हम परचेज़ कर रहे हैं यूज़ बाइक, तो उसके अंदर हमें बाइक ख़रीदने के बाद क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी बेसिक मेंटेनेंस है। बेसिक मेंटेनेंस के अंदर इसके ब्रेक टेस्ट हैं, क्योंकि हाई स्पीड बाइक्स होती हैं, इसके अंदर ब्रेकिंग जो है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके ब्रेक पैड्स चेक किए जाएँ, उसके अलावा इसके फ्लूइड्स, इसका कूलेंट है, इसका ऑयल है, और दूसरी चीज़ें वो चेक कर ली जाए और प्रॉपर इसको ट्यून कर लिया जाए, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक जो है आप उसको यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो है वो 800 to 1000 किलोमीटर्स पे इसका ऑयल चेंज किया जाता है, उससे इंजन आपका अच्छा रहता है। आप ज़्यादा थोड़ा सा चला सकते हैं, लेकिन जितने जल्दी इसका ऑयल चेंज करेंगे, जितनी कम रनिंग पे, उतना ज़्यादा ही आपको इंजन अच्छा प्रोड्यूस करेगा। और सर ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट आ जाती है ये इन सारे काम करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली? ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें बाइक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली बाइक्स के अंदर जो है मोबिल वन या फिर लिक्विमॉली ऑयल यूज़ किया जाता है, और इन दोनों में हाफ़ का फ़र्क है। सही। मोबिल वन एक्सपेंसिव है और लिक्विमॉली उसके मुकाबले में हाफ़ है। ओके, प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। प्राइस का डिफरेंस। सर इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्मली हमें जो है इसकी मेंटेनेंस करनी होती है परचेजिंग के अलावा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ तो वो क्या कॉस्ट है? इकोनॉमिकल है, फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी? ये भी ब्रांड्स पे डिपेंड करता है। अगर आप सुजुकी की तरफ जाते हैं तो सुजुकी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी ईजी है, और उसके अलावा बाइक रनिंग के अंदर जो है वो यूज़र फ्रेंडली भी हैं। इसके अलावा जो है वो मेंटेनेंस के लिहाज से वो इकोनॉमिकल है। ओके। और इसके मुकाबले में जो है वो कावासाकी और फिर BMW है, फिर डुकाटी, ये सारे एक्सपेंसिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सारी जो इवन के इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मार्केट, लोकल मार्केट के अंदर अब तो जो है वो हमारे पास काफ़ी लोग हैं, जैसे इलियास भी हैं और शाहजेब हैं, और इस किस्म के जो लोग हैं उनसे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सर साइड मिरर्स के बारे में जानना चाह रहा था, ये कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाते हैं, इसके बारे में बताइएगा। रिट्रैक्टेबल होते हैं ये बिल्कुल रिट्रैक्टेबल होते हैं। जैसे अगर बाइक का आपने किसी ऐसी जगह पार्क करना है जहाँ स्पेस कम है, या बाइक आपने एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजना है, तो उसके लिए फिर आप इसको फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके खड़ी कर देते हैं। और सर भेजने की बात यहाँ से निकली है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि माइटी बूसा कराची में है या ये टाइटल छिन गया कराची से? नहीं, ये टाइटल 360 में एक ही बाइक कराची में था, वो कराची से जा चुका है। और सर जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस होता है अगर कोई बंदा कराची से बाहर भेजना चाह रहा है अपनी बाइक पाकिस्तान के अंदर, तो उसके प्रोसेस के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। उसके प्रोसेस के लिए हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहरुख भाई, पूरी पाकिस्तान के अंदर जितने बाइकर्स हैं वो उनके थ्रू जो है वो बाइक्स सिटी टू सिटी वो भेजते हैं। और इसका प्रोसीजर तो वही होता है कि पायलट पे खड़ी करके उसको प्रॉपर रैप किया जाता है, उसको स्क्रैचेस वगैरह से, निशानात से, डेंट से बचाने के लिए। और जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ कैरियर के अंदर जाती हैं, इसी तरह से बाइक्स उसी में लोड होकर कैरियर में जाती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ गाइड कर देंगे क्या प्राइस आ जाती है कि कितना? अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12,000 से 15,000, ये डिपेंड करता है शहरों के ऊपर, किस शहर में जो है वो किलोमीटर्स के हवाले से। तो इंश्योरेंस ज़रूरी है इसके अंदर या नहीं होता? इंश्योरेंस नहीं होती, और ऐसा जिसकी इतनी नीड नहीं होती है। और सर मैं जानना चाहूँगा इसका केज मुझे बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर का फ्रेम है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, ये जो ग्रीन कलर का इसके अंदर फ्रेम है, यही सारी इस बाइक की खूबसूरती है। इससे पहले हमने किसी बाइक में इस तरह का फ्रेम नहीं देखा है। ओके। तो ये सारा जो है वो H2 का सारा लोग
यही निकालता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप लोग जुनैद भाई को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जुनैद भाई को फॉलो कीजिए, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि माशाल्लाह से जुनैद भाई जो है वो रॉयल लग्जरी रेंटल्स रन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हायाबूसा वाली वीडियो में हमने सर से पूछा था डेनाली के बारे में, तो अभी जो है वो रमज़ान भी चल रहे हैं और 25% ऑफ भी चल रहा है सर, ऐसा ही है? रमज़ान के एंड तक 25% सारी कार्स पर ऑफ है। और सारी कार्स के में हम सर से पूछते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल गाड़ी हमारे पास कौन सी अवेलेबल है लग्जरी कार के? मोस्ट इकोनॉमिकल जो है हमारे पास इस वक्त ऑडी A3 है। और अगर कार्स के अंदर जाते हैं SUVs में तो फिर प्राडो, लैंड क्रूजर अब तो कॉमन ही है। और तो सर उसका क्या रेंट होता है और उसका अभी थोड़ा सा ब्रीफली रेंट जो है वो डिपेंड करता है रनिंग के ऊपर और रूट के ऊपर। ओके। जितनी रनिंग होती है उसमें फ्यूल और उसका टाइमिंग सारी कैलकुलेट करके उसके हिसाब से फिर गाड़ी का रेंट होता है। और और सर मोस्ट एक्सपेंसिव रॉयल लग्जरी रेंटल्स के में कौन सी गाड़ी है हमारे पास? इस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव में मर्सिडीज़ बेंज है और 2020 मॉडल। और तो उसकी क्या रेंट होगा, उसका क्या हिसाब किताब होगा, थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर सकते हैं हमें? उसका रेंट जो है वो 30,000 से स्टार्ट होता है, फिर डिपेंड करता है वो रनिंग के ऊपर ही। और सर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सर को फॉलो कीजिए रॉयल लग्जरी रेंटल्स को। अब वापस आते हैं बाइक की तरफ। सर मैं इसका थ्रॉटल रिस्पांस जानना चाहूँगा कि किस तरह से थ्रॉटल परफॉर्म करता है, कि हायाबूसा के अंदर वो आपने बताया कि क्रूजिंग की तरफ जा चुकी थी, तो इसका जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है? और इसके मोड्स के बारे में मुझे बताइएगा। उसके अंदर तो ABC था सुजुकी में आपने बताया था, तो इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर KRTC मोड होता है, कावासाकी रेसिंग टीम। ये इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल है। बेसिकली बाइक को पावर देने के लिए लॉन्च कंट्रोल का काम ये होता है कि बाइक आपका स्टेबल रहता है। और H2 तो वैसे ही बदनाम है कि H2 फ़ौरन उड़ जाता है व्हीली के ऊपर, बिल्कुल हवा में आ जाती है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसका लॉन्च कंट्रोल बाइक को होल्ड रखता है, स्टेबल रखता है कि आप कितने जो है वो RPM को उठाने के बाद भी जो है वो बाइक उठेगा नहीं, आपको सीधा लेकर जाएगा। एक्सीलरेटर को अगर हम पुल करें तो एकदम से बाइक बहुत रिस्पॉन्सिव, बहुत एग्रेसिव परफॉर्म करता है। ये बाइक तो बहुत, जितने बाइक्स अब तक मैंने चलाए हैं उन सारे बाइक्स के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ऑलराइट, तो आप न्यू राइडर्स को रिकमेंड करेंगे कि H2 की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं खुद भी न्यू राइडर हूँ और नहीं, मतलब आपको तो बहुत पास एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी, मतलब आप डिफरेंट क्लासेस से होते हुए फिर इसके ऊपर आए, लेकिन ये एक अपने आप में एक क्लास है। सब न्यू राइडर्स को मशवरा तो यही होता है, जो सीनियर राइडर्स हैं उनका भी, और हमने जो एक्सपीरियंस किया है हम तो यही मशवरा देते हैं कि अगर आपने बाइकिंग स्टार्ट करनी है तो आप 600 से स्टार्ट करें। बेसिकली 600 एक कॉम्पैक्ट बाइक भी है और easy टू कंट्रोल भी है, वो बाइक आपके हाथ में रहता है। ये मशीन्स ऐसी हैं कि ये कभी भी आपको जो है वो आपकी ताबेदार नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप कभी भी जो है वो ये ना समझा जाए कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि जिस वक्त कंट्रोल से बाहर होती है फिर इनको कंट्रोल करना इजी नहीं होता। लेकिन फिर भी बाकी बाइक्स के मुकाबले में 600 सीसी जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल बाइक होता है, उसको चलाकर जो है वो एक्सपीरियंस करें। हाँ, इसमें थ्रॉटल पावर की बात तो हो गई हमारी कि बहुत एग्रेसिव बाइक है। ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है इसका? ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें बहुत अच्छा है। ब्रेम्बो के इसमें ब्रेक्स हैं, ABS ब्रेकिंग है। आगे इसमें डबल डिस्क है और पीछे तो एज यूजुअल सिंगल डिस्क होता है। और सर ये कुछ नई सी चीज़ नज़र आ रही है, मुझे इसके इल्म नहीं है, ये थोड़ा सा गाइड कीजिए, ये क्या चीज़ है? इसके हैंडल के ऊपर जो ये आपको एक बार या एक मशीन टाइप की नज़र आ रही है, बेसिकली डैम्पर किट कहलाती है। और डैम्पर किट का जो पर्पज़ होता है वो एंटी शेक बाइक के लिए होता है। यानी बाइक को जो है वो अगर आप व्हीली से वापस ज़मीन पे ला रहे हैं तो एक झटका सा लगता है, या फिर आप स्पीड में है तो बाइक थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का चांस होता है। तो ये बेसिकली जो डैम्पर किट होती है बाइक को स्टेबल रखती है। एंटी शेक होती है कि बाइक जो है वो आपके हाथ से इस तरह से मूव ना करे। और चलें व्यूअर्स, अब आपको इसका मीटर के बारे में दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अब गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं सर से। सर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं? सबसे पहले तो मुझे RPM मीटर के बारे में बताइएगा इसके। RPM मीटर इसका डिजिटल है, ऐसे सारी लाइट्स ऑफ है ना, जितना ज़्यादा RPM जाता जाएगा वो लाइट्स ऑन होती जाएंगी।
सर इसके अंदर और क्या क्या इसके इंफॉर्मेशन अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। मैं मोड्स आपको दिखाता हूँ इसके। सर टाइप 1 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये जो यूनिट है ये आपका यूनिट सेट करने के लिए आपने यूनिट किस तरह से रखना है। इसमें किलोमीटर पर लीटर, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड, किलोमीटर पर आवर। आप यूनिट चेंज करें तो लीटर पर 100 किलोमीटर्स पे आ जाता है। उसके बाद फिर आपने माइल्स पे करना है या फिर जो है वो फ़ारेनहाइट पे करना है। ये सारे इसके अंदर हैं। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं? इसके बाद हमारे पास इसकी क्लॉक आती है, क्लॉक की सेटिंग है। क्लॉक के बाद जो है इसमें मोड्स आते हैं। सही है सर। मोड 1 का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली जैसे ABC सुजुकी के अंदर होता है, इसी तरह इसके मोड्स 1 2 3 होते हैं। 1 पर एग्रेसिव होता है, मोस्ट एग्रेसिव। इसी तरह 2 और 3 है। ओके, तो लीस्ट एग्रेसिव जो है वो 3 है, लीस्ट एग्रेसिव 3 है। इसी तरह 2 जो है वो दरमियाना है जी, और 1 जो है वो मोस्ट एग्रेसिव है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही थी? उसके बाद जाते हैं इसका मोड है KQS। अच्छा, एक जो इसके अंदर जो है स्पेशल मोड है वो इसका शिफ्ट रेव है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने इसका लिमिटर कहाँ पे लाकर रखना है। इसका मिनिमम जो लिमिटर आता है वो 9500 पे और मैक्सिमम इसका लिमिटर 9000 पे मिनिमम लिमिटर है और मैक्सिमम जो इसका 13500 पर है। सर बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बाइक को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? ये बाइक को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जैसे आप ड्रैग कर रहे हैं या फिर आप जो है वो अगर उसको कम RPM पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आगे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होगी? उसके अलावा शिफ्ट लैंप है इसमें। ओके, जब जो आप लिमिटर पे आते हैं तो इस तरह से ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अगर आपने इसका लिमिटर 9000 पे सेट किया तो 9000 पे आकर ये ब्लिंक करेगा। आपने 13500 पे इसको सेट किया तो 13500 पे आके इसको ओके, तो फिर हम ब्लिंक इससे करेगा। वो शिफ्ट कर सकते हैं इसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है आपको ऑन ऑफ का। अगर आप ऑफ करेंगे तो फिर ये नॉर्मल की तरह होगा, ऑन करेंगे तो फिर ये लिमिटर पे आपको इस तरह से ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो इसके अलावा उसके बाद जो है कावासाकी ट्रैक रेसिंग इसमें कंट्रोल है जो बेसिकली KTRC कहलाता है। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग भी इसमें इसीलिए होती है कि बाइक जो है वो आपने रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्केट नहीं करे, स्केट नहीं करे और जो है वो व्हीली पर ना आए, नोज नहीं उठाए। तो ये इसी तरह इसमें 3 मोड्स हैं ट्रैक्शन के। 1 2 3 जी, ये माइनस पे भी जा रहा है जी। तो मतलब इसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करनी है तो वो 1 पे होगी या 3 पे होगी? अब बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करनी है तो उसमें जो है वो आपकी 3 पर जाकर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और 1 पर ये नॉर्मल पे आ जाएगी। उसके बाद जो है इसमें रेन मोड्स है। रेन मोड जैसे जो है वो अगर आपको बारिश में चलाने का शौक होता है तो आप इसको रेन मोड ऑन करके चला लें। यहाँ पर जो है वो इसकी लाइट दी गई है रेन मोड की। जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेन मोड की लाइट आ जाएगी। उसको आप रेन मोड पे करके फिर उसमें रेन में चला सकते हैं। उसके बाद इसका ब्राइटनेस मोड है कि आपने मीटर की जो ब्राइटनेस है इसके स्पीडोमीटर की वो आपने कितनी रखनी है। इसमें 1 2 3 मोड्स हैं। मतलब 1 पे जो है वो मोस्ट ब्राइट है जी और 3 पे लीस्ट ब्राइट जी। और एक स्पेशल चीज़ जो है इसके अंदर, जब आप इसको स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करने के बाद एक आपको अलग सा डिस्प्ले होता है। ये देखें। ओके, फेड आउट हो गया है जी। और व्यूअर्स, अब आपको इसका थोड़ा सा साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं। सर इसमें से एक विसल की आवाज़ आ रही होती है, वो विसल क्या चीज़ है? वो बेसिकली सुपर चार्जर की विसल है। और सर मैं जानना चाहूँगा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंसान दीन को और बाइकिंग को साथ लेके नहीं चल सकता, तो ऐसा है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बेसिकली ये लोगों के माइंड सेट के ऊपर है। मिसकंसेप्शन इस तरह से भी है कि एक मौलवी प्रोफेशन को हमने एक अलग चीज़, बिल्कुल जो है वो दुनियादारी से अलग चीज़ समझा है, बल्कि ये सारी दीन की चीज़ें और दीन का हिस्सा है। लेकिन आपने किस तरह से, इस्लाम ने जो है हमें किसी चीज़ से रोका नहीं है, किसी चीज़ से मना नहीं किया। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो हदीस में आता है कि उसके असरात आपके जिस्म पे नज़र आने चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त क्या बताई कि आपके अंदर तकब्बुर ना हो, आप लोगों को हकीर ना समझें, आप अच्छे से अच्छे सवारी इस्तेमाल करें। अगर आपने, अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप लैंड क्रूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को तकलीफ़ दे के दूसरी छोटी चीज़ें लेते हैं। मैं ये समझता हूँ और बड़ों से भी यही सुना कि ये आजिज़ी नहीं है बल्कि अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है कि आप अपने आप को तकलीफ़ दें उसके बावजूद, जबकि अल्लाह ने आपको दिया है। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि मौलवी को हमने जो है वो मस्जिद और मदरसे तक महदूद रखा है कि इनका बस यही काम है, इसके अलावा ना इनका सियासत में काम है, ना इनका जो है वो कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर काम है, बल्कि ये सारे दीन की चीज़ें हैं और ये सारे दीन के हिस्से हैं। जब तक सही बात
सही चीज़ें जो है वो इन हर फील्ड के अंदर जो है वो सही बातों का होना ज़रूरी है। अगर सही बातें नहीं होंगी, अवेयरनेस नहीं होगी सही चीज़ों की, तो फिर ऑटोमेटिकली गलत चीज़ें उसके अंदर राइज होती चली जाएंगी। और गलत चीज़ों का नुकसान सिर्फ एक बंदे को या एक डिपार्टमेंट को नहीं होगा, बल्कि उन गलत चीज़ों का नुकसान पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को, हर जगह उसका नुकसान पहुँचेगा। अब मेरे ऊपर भी काफ़ी एतराज़ किया जाता है एज बीइंग अ मौलवी वाई अ बाइकर, यानी मौलवी होते हुए मैं बाइकिंग के अंदर या मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी के अंदर क्यों आया। तो मेरा मकसद इस कम्युनिटी के अंदर आने का थोड़ा सा डिफरेंट था। एक तो शौक की बात थी, शौक तो हर एक को होता है। इस शौक के साथ मेरा ये पर्पस था कि मैं इस फील्ड के अंदर जाके एक सर्कल बनाऊं, एक सर्कल जमा करूं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, एक अपना जो है वो PR बनाने के लिए, या जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा पर्पस ये था कि देखें जब आप किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, अगर आपने किसी कम्युनिटी में इन होना है तो आपको कम्युनिटी का मेंबर बनना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये बाइक ना हो और मैं बाइकर कम्युनिटी के अंदर जाके लोगों से मिलूं, तो ये आपको पता है कि बाइकर टू बाइकर जो है वो किस तरह से मीट होता है और नॉर्मल लोगों से किस तरह से मीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मेरा पर्पस यही था कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर इन हूँ और लोगों को जमा करके जो गुड अच्छी चीज़ें हैं वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, और मैं लोगों को प्रीच करूँ जो है वो दीन के बारे में भी और इन चीज़ों के बारे में भी, कि इनको जो है वो आप सारे कामों के साथ इन चीज़ों को किस तरह से अच्छे तौर पे लेके चल सकते हैं। माशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सर की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। सर को भी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।